प्रिय मित्रों, CMPC चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। एक बार फिर से ज़ोर शोर से आपका स्वागत, अभिनंदन। आपने जो रीट का एग्ज़ाम दिया है उसके अंदर आपने बहुत अच्छी मेहनत की और आपने बहुत ही अच्छा पेपर किया है, जो कि मुझे आपके कमेंट से पता चला। अब इसके अंदर देखिए, रीट का जो क्वालिफाई एग्ज़ाम था उसके अंदर मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग मेरे चैनल से, मेरे अपने चैनल से, मेरा क्या आप ही का अपना है, तो इससे जो जुड़े हुए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप आराम से उसको सभी क्वालिफाई कर लेंगे। अब रहा मेन एग्ज़ाम, तो मेन एग्ज़ाम जो है उसके लिए, क्योंकि देखिए मेन एग्ज़ाम और ये सेकंड ग्रेड दोनों ही लगभग कोलाइड हो रहे हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हम अगर एक को पकड़ते हैं, दूसरे को छोड़ते हैं, दूसरे को पकड़ते हैं, पहले को छोड़ते हैं, तो भी मन नहीं मानता है। हम एक काम करते हैं, जो रीट के अंदर जो सिलेबस है, क्योंकि ठीक से भी वो क्लियर नहीं हुआ, जारी नहीं हुआ है, तो ये तो पता है कि जो हमारा विज्ञान और गणित का जो मेन पार्ट है, ये तो कहीं जाने वाला नहीं, ये तो अपने को मेन एग्जाम में प्रिपेयर करना ही है, इसको तो वो छोड़ेंगे नहीं। दूसरा रहा जीके, अगर अगर मान लो जीके, तो जीके जो है वो अपना सेकंड ग्रेड के अंदर भी है, तो क्यों नहीं हम इन तीन चीज़ों को कंटिन्यू करें। अच्छा, जो सेकंड ग्रेड की बात को मैं बाद में करूं, जो रीट का जो मेन एग्ज़ाम है, देखिए मेन एग्ज़ाम के लिए आपका जो मैथ्स और साइंस का जो पार्ट है, मैं तो कह रहा हूँ कि चारों ही पार्ट मान ले आप भली, लेकिन मैथ्स, साइंस और साइकोलॉजी है ना, चाइल्ड साइकोलॉजी, ये तीन तो कहीं जाने वाले है ही नहीं। इनको आपने अभी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है। मेरा ये कहना है कि आप जो टाइम बच रहा है उस टाइम में से आप 2 या 2.5 घंटे, 3 घंटे आप, या 2 घंटे पर्याप्त है, 2 घंटे आप मैथ्स, साइंस और इसको साइकोलॉजी दे दो आप। तो इन तीन के अंदर आप, क्योंकि आपने पहले पढ़ रखा है, तो खाली आप फटाफट रिवाइज करोगे तो आपको याद रहेगा। अगर आपने सेकंड ग्रेड को पूरी तरह हाथ में ले लिया और उसको बिल्कुल ही छोड़ दिया, तो जो पढ़ा हुआ वो बिल्कुल साफ हो जाएगा और फिर वापस नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि हमें नए सिरे से स्टार्ट करना पड़े। आप दिन में 2 घंटे मैथ्स, साइंस और साइकोलॉजी के लिए निकाल लें, फटाफट उसको रिवाइज कर लें, और कुछ नहीं, क्योंकि पढ़ तो रखा, आपको याद तो है ही है, देखते ही याद आ जाएगा। तो ये काम आपको उसके लिए करना है। 2 घंटे आपको रीट के लिए देने हैं पर डे, क्योंकि हमारे पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हम नवंबर को शामिल नहीं करेंगे, 3 महीने हम मान लेते हैं, ठीक है ना। तो 3 महीने के हिसाब से अपन को चलना है, तो रीट को तो चलाएंगे हम इस तरीके से। फिर बात आती है हमारे सेकंड ग्रेड की। सेकंड ग्रेड मैथ्स का जो कोर्स मैंने इस CMPC चैनल पर लगभग, यानी 11th और 12th वाला जो पोर्शन है, मैंने लगभग पूरा करा दिया है। आपने सभी ने देखा है, समझा है, नोट्स भी बनाए हैं, आपने काफ़ी कुछ कर भी लिया है। BSc वाला पार्ट मैंने काफ़ी कुछ करवाया है, लगभग 70% के आसपास मैं करवा चुका हूँ। जो समूह सिद्धांत यानी कि ग्रुप थ्योरी, जिसको अपन कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, अमूर्त बीजगणित, इसके अलावा वो न्यूटन राफसन मेथड वगैरह जो है ना, वो है। इसके अलावा जो एनालिटिक फंक्शन, जो MSc वाला पार्ट जोड़ा, ये जो कुछ चीज़ें बाकी है, इनको मैं बिल्कुल सीक्वेंस से स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी जो इस सिलेबस के अंदर जो नया जोड़ा है, वो हमारा है परिक्रमण गणाकृतियों के आयतन और सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल। ये हमारे पहले जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस था उसके अंदर इन्होंने नहीं डाल रखा था, अभी डाला इन्होंने नए वाले में, जो नया जारी हुआ उसके अंदर। तो मैं ये पहले वाले में जो बच गया है, ये दोनों चीज़ें मैं इसको ले रहा हूँ। इसके जस्ट पहले मैंने वो चाप कलन वाला टॉपिक लिया है, जिसमें एस्ट्रॉइड वगैरह इन सभी के चाप की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं, वो मैंने उसमें लिया है। तो आप ज़रूर देखा होगा, नहीं देखा हो तो देख लेना। और अब इसके अंदर सेकंड ग्रेड का जो पार्ट है, देखिए कोई भी भारी टॉपिक हो या क्वेश्चन बहुत बड़ा हो, तो बड़ा क्वेश्चन आपको समझना तो है, आपको समझना, प्रोसेस आप समझ लें। अगर प्रोसेस समझ लेंगे तो आपको उसका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें देर लगेगी। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा बारीक क्वेश्चन आपको करना है। जैसे अभी रीट में पूछा साइंस का कि शेर की दहाड़ का जो आया था विज्ञान में क्वेश्चन, किसी एक पारी में आया था, उसमें तारत्व कम, आवृत्ति अधिक, आवृत्ति कम, तारत्व अधिक, ये इस तरीके से प्रबलता कम, ऐसा क्वेश्चन पूछा। इस कॉन्सेप्ट को जिसने समझ लिया था, यानी भारी आवाज़ और पतली आवाज़, 2 तरह से कैटेगरी कर दो, फिर उसके हिसाब से वो आयाम और
उसकी तीव्रता कम ज़्यादा होती, भारी और पतली आवाज़ के हिसाब से। तो ये सिस्टम अगर आपने समझ लिया तो आपका क्वेश्चन सही था वो। वैसे ही इसके अंदर भी हमें ये समझना होगा कि इसमें करना क्या है। अगर पूरा प्रोसेस पता चल गया तो आपका क्वेश्चन यूँ सोल्व होगा, सेकंडों में, देरी लगेगी। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं परिक्रमण घनाकृतियों का आयतन। इसके अंदर मैंने फॉर्मूला तो पहले लिख दिया है, लेकिन थोड़ा सा हमें समझना होगा। जैसे परिक्रमण घनाकृति है क्या, हम एक समतलीय आकृति लेते हैं। जैसे हमारे पास में ये एक समकोण त्रिभुज है, ये वाला। अब आप अगर इस समकोण त्रिभुज को किसी एक स्थिर रेखा के सापेक्ष उसको रोटेट कराए, रिवॉल्व कराए, है ना, तो ये जो जैसे मान लो इस लंब है, इस लंब के परितः इसको रोटेट कराएंगे तो एक तरह से ये आपके क्या बन जाएगा, ये आपके शंकु बन जाएगा। अगर आप किसी आयत को अगर लेते हैं, सपोज, ठीक है, ये आपका आयत है और आयत को किसी एक लंबाई के परितः इसको रिवॉल्व कराया जाए, ठीक है ना, तो ये इस तरीके से आपके ये आगे बढ़ जाएगा पूरा और ये ऐसे आएगा और ये आपके क्या बन जाएगा, एक लंबवृत्तीय बेलन। तो ये आपको समझना होगा कि किसी एक रेखा के सापेक्ष, चाहे वो एक्स अक्ष के सापेक्ष हो, परितः हो, वाई अक्ष के परितः हो, या किसी स्थिर रेखा के परितः हम किसी समतलीय आकृति को रोटेट या रिवॉल्व कराते हैं, तो इससे जो घनाकृति बनेगी, एक ठोस आकृति बनेगी, हम उसका आयतन और सरफेस एरिया निकालेंगे। ये हमें समझना। हमारे पास तीन चीज़ें हैं, एक्स अक्ष के परितः, दूसरा वाई अक्ष के परितः और तीसरा x इक्वल टू के किसी स्थिर रेखा के परितः उसको रोटेट कराया जाए। तो इससे जो घनाकृति बनेगी हम उसका आयतन निकालेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको बताना चाहूँगा। अब मैं मेन पार्ट पे आ जाता हूँ। पहले इसको समझ लें। फॉर्मूला अपनी जगह है, फॉर्मूला सभी के पास होता है, सभी देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। यहाँ क्या है, जैसे सपोज आपके पास में एक कर्व है, ये एक कर्व है और इसके भुज यानी कि ये यहाँ से इसके बीच में x इक्वल टू a और x इक्वल टू b के बीच में ये y इक्वल टू fx कोई कर्व है, ठीक है, और इसको x अक्ष के परितः रोटेट कराया जाए तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऐसे बनेगा, ये ऐसी आकृति बन जाएगी। तो ये आप देख लो कि एक घन आकृति यानी कि एक 3 डायमेंशनल ठोस आकृति इसकी बन गई। तो अब हमें इसका आयतन निकालना होगा। यहाँ तो कोण और ये जो अपने शंकु और बेलन है तो ये तो सीधे सीधे इनकी बात नहीं। हमारे पास जो आकृतियाँ बनेगी वो कुछ अलग तरह की बनेगी। जैसे मैं आपको बताऊँ कि एक परवलय ले लिया, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब इसकी जो बनती है शेप, ध्यान देना, परवलय ये हमारा है इस प्रकार से, ठीक है। अब हम इसको अगर रोटेट कराएंगे किसके, एक्स अक्ष के परितः, ठीक है, तो ये इस तरीके से सेम ऐसे बनेगा, ठीक है, ये ऐसे एक डमरू टाइप, चरखी या रील कहेंगे इसको, रील या चरखी टाइप बन जाएगा। तो इस तरीके की आकृतियों का हमें आयतन निकालना होगा, हमें क्षेत्रफल निकालना होगा, पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये आपको अलग अलग तरह की जो शेप मिलेगी वो हमें देखनी पड़ेगी। हमारे पास खास तौर से जो आएंगे, परवलय आएंगे, एस्ट्रॉइड आएंगे, ट्रैक्ट्रिक्स आएगा, है ना। एस्ट्रॉइड आपको पता होगा, x पावर 2/3, y पावर 2/3 इक्वल टू a पावर 2/3, और इसका जो शेप होता है वो ऐसा होता है। हमने इसको
मैंने इसको पीछे जो मेरे कर्व ट्रेसिंग वाला जो लेक्चर है मैंने आपको उस चैनल पर डाल रखा है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो इसके अंदर ये बनेगा, ये सारी ए हैं, ये भी ए और ये नीचे वाले भी ए। तो ये वो कैसे भी मतलब बोल सकता है कि एक्स अक्ष के परितः अगर इसको रिवॉल्व कराया जाए या वाई अक्ष के परितः तो दोनों में सेम बनेगी। मैं इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने यहाँ बताया कि ये x=a से x=b जो लिमिट आपके यहाँ बन रही थी, तो ये यहाँ पर इसमें क्या बनेगी, इसमें क्या बनेगी, इसमें क्या बनेगी, ये हमारे समझने वाली बात है। तो अब हम डायरेक्ट फॉर्मूले पर आते हैं, परिक्रमण घनाकृतियों का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवोल्यूशन। यानी एक कर्व y=fx दे रखा है, x=a और x=b के बीच जो आर्क है चाप, उसके x अक्ष के परितः परिक्रमण से प्राप्त घनाकृतियों का आयतन। ठीक है ना। यानी ये x अक्ष को जो काटना नहीं है, ध्यान रखना, x अक्ष को काटे नहीं, ध्यान रखना। तो उस केस में आप देख लो ये x अक्ष को काट नहीं रहा है, ये इस तरीके से कर्व चलेगा। तो उस केस में हमारे को इसका जो एरिया बनेगा, मतलब सॉरी आयतन जो बनेगा, v=a to b पाई वाई स्क्वायर dx। अगर आप ध्यान से देखें तो इसको कैसे याद रखेंगे, एक बेलन का लंब प्रतिबेलन का आयतन क्या होता है हम जानते हैं, पाई r स्क्वायर h। क्योंकि यहाँ बेलन पूरा बेलन जैसा नहीं है और इसलिए ये हमारा कर्व y की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे और x के फॉर्म में, और फिर इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो हमारे पास काम क्या है, हमारे को लिमिट a और b का पता लगाना अलग अलग कर्व के लिए। अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इसके क्वेश्चन करने के लिए, मतलब जल्दी से करने के लिए, सबसे पहले हमारे पास जो कुछ कर्व फिक्स है, 4-5 कर्व बिल्कुल फिक्स है, जिन्हीं के बारे में पता चलता है, क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मैंने ये लिया एस्ट्रॉइड, तो अगर इसको रोटेट कराया जाएगा, रिवॉल्व कराया जाएगा एक्स अक्ष के परितः, तो आप देख लें कि ये एक्स अक्ष के परितः कराया जाएगा तो ये इस तरीके से चलेगा। तो ध्यान से देखें आप, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, ध्यान से आप देख लें, x की वैल्यू -a से x=+a तक है। ठीक है ना, ये इसकी लिमिट हो जाएगी। हम इसको जनरली ये जो कार्तीय रूप में है, कार्टेशियन रूप में, हम इसको किस रूप में रखते हैं आपको पता होगा। इसके जब भी क्वेश्चन करते हैं तब इसको पैरामीट्रिक में कन्वर्ट कर लेते हैं, a cos क्यूब थीटा y=a साइन क्यूब थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। और उस जैसे ये कन्वर्ट किया तो आपको कुछ नहीं करना, लिमिट भी इसके अंदर अपनी चेंज हो जाएगी, थीटा की वैल्यू -a और a पुट करके। ये हमने पीछे वाले में कर रखा है, मैंने बता रखा, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो चाप कलन वाला और कर्व ट्रेसिंग वाले जो लेक्चर्स डाल रखे मैंने उसके अंदर। तो हमें लिमिट का पता चल जाना चाहिए कि वो कर्व कहाँ से कहाँ तक चलेगा y में, या फिर x से जो भुज की यानी x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, ये हमें देखना होगा और कुछ भी नहीं है। यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो ये जो पैराबोला है, अब पैराबोला बना, अगर आप ध्यान से देखें तो ये उसका लेटस रेक्टम होता है, नाभिलंब, जिसको हम LS कहते हैं। तो इसके अंदर ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अपने को पता है, S के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, A0। तो आप देख लो यहाँ से यहाँ तक A है, तो इधर वाला अगर आप इससे करें तो ये मैक्सिमम कहाँ तक हो जाएगा, -a। मतलब हम एक कोऑर्डिनेट के बारे में, जनरल कर्व चाहे एलिप्स हुआ, सर्कल हुआ, पैराबोला हुआ, हाइपरबोला हुआ, इन सभी के अंदर थोड़ी सी इनकी जो कर्व के बारे में जानकारी रखनी होगी, तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो हमें इसके अंदर y की वैल्यू पुट करी कर्व से dx और इसका इंटीग्रेशन किया, ये हमारे आंसर है। इसके इंटीग्रेशन के लिए हमें कुछ खास चीज़ें भी ध्यान रखनी होगी, जैसे गामा फंक्शन वगैरह है, मैं बात करता हूँ आगे, मैंने पीछे वाले में बता रखा है। अगर यही कर्व x=fy की फॉर्म में हो तो उस केस में हमारे y=a to y=b हो जाएगा, और उस केस में हमारे v=a to b पाई x² dy बन जाएगा। दोनों को आप ठीक से देख लें, दोनों बिल्कुल सिमिलरिटी है, खाली इसमें dx की जगह dy हो गया, फंक्शन पूरा हमारा
वाई के अंदर कन्वर्ट हो गया इसलिए। तो ये दोनों फॉर्मूले हम याद रख करके हम किसी भी परिक्रमण घनाकृति का आयतन ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है इसी के अंदर स्पेशल केस, यानी जो डायरेक्ट अगर मान लो कर्व दे रखा है अगर, तो उसके अंदर तो मैंने बता दिया कि डायरेक्ट जो है वो पाई वाई स्क्वायर डी एक्स या फिर पाई एक्स स्क्वायर डी वाई बन जाएगा किसी भी कर्व का आयतन निकालने के लिए। लेकिन इसके अंदर जो अलग अलग केसेस बनते हैं उसके अंदर जो मैंने स्पेशल केस लिया है, पहला है अगर आपके पास पोलर इक्वेशन है, ध्रुवीय समीकरण, ठीक है, r इक्वल टू एफ थीटा की फॉर्म में, तो उस केस में आप इसको ध्यान रखना ये वाला यूज़ करते हैं, r इक्वल टू एफ थीटा, v इक्वल टू ए टू बी पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, और इसके अंदर अल्फा टू बीटा पाई वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी थीटा। यानी यहाँ किया क्या है, डी एक्स के नीचे डी थीटा से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लिया ताकि आप इसको आगे बढ़ा सकें। अब ये वास्तव में देखो ये और ये लगभग सेम है, लगभग मतलब सेम ही है, अलग अलग तरीके से बताया गया है। वास्तव में आपको इसको जब यूज़ करेंगे तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा x इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, ये आप जानते हो। इसको इसके अंदर हम यूज़ करेंगे, y की जगह अपन ये बिठाएंगे और x की यानी कि इससे dx बाई डी थीटा निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये इससे हमारे ये टर्म आ जाएगी और इसकी वैल्यू से पुट करके और हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। फिर हम चलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन यानी कि प्राचलिक समीकरण, जो हमारे x इक्वल टू फाई टी वाई इक्वल टू साई टी इस फॉर्म में होंगे। कितनी बार वो थीटा में डाल देता है, बात एक ही है ना। जैसा मान लो दे दिया x इक्वल टू ए साइन टी वाई इक्वल टू ए कोस टी। अब आपको पता होगा कि वास्तव में ये जो कर्व कौन सा है, ये सर्कल है, मतलब वृत्त है, वृत्त का समीकरण है, क्योंकि इसका अगर स्क्वायर करके प्लस करो तो आपके ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, यानी एक ये वृत्त का समीकरण ही है। इसी को पैरामेट्रिक में लिखा हुआ है, तो आप इसको भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये v इक्वल टू पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, और डी एक्स को डी एक्स बाई डी टी और डी टी कर दिया। इससे क्या है कि ये डी एक्स बाई डी टी आपके इससे निकल जाएगा, ठीक है, और डी टी आपके फेस है और y की वैल्यू यहाँ से पुट किया और ये इसका इंटीग्रेशन किया। बिल्कुल सिंपल काम, ठीक है। यानी फॉर्मूले में पहले क्या क्या करना है, देखो सवाल जो है ना, क्वेश्चन बहुत बाद का नंबर है, क्वेश्चन के बाद पहले आप इसके अंदर कर्व का पैटर्न क्या है, उस पैटर्न से हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो चीज़ें पहले आप देख लें। तीसरी कंडीशन जो है, किसी लाइन x इक्वल टू के परित, अभी तक तो अपन कर रहे थे कि x और y एक्सेस के, ठीक है, लेकिन मान लो कोई एक कर्व है, सपोज ये कर्व है, और मैंने कह दिया जाए कि ये जो कर्व है इस x इक्वल टू के जो लाइन है ये आपका y इक्वल टू एफ एक्स कर्व है, और x इक्वल टू के इस लाइन के परित अगर इसको रिवॉल्व कराया जाए तो एक तरह से ये यूं चलेगा, ये एक लंबा पूरा रोटेट करेगा और ये छोटा करेगा। तो ये इस तरीके से, मतलब ये यूं बन जाएगा एक तरह से, ये ऐसे बनेगा ये रोटेट करने से। तो ये अपने x इक्वल टू के रेस्पेक्ट के परित इसको घुमाया गया। तो किसी लाइन x इक्वल टू के परित अगर हम किसी कर्व को रिवॉल्व कराएं तो उस केस में जो अपने सॉलिड आकृति बनेगी, घनाकृति, उसका वॉल्यूम हम v इक्वल टू पाई सी टू डी एक्स माइनस के होल स्क्वायर डी वाई, ये जो है कर्व जो दे रखा उसके बेस पे अपन इसकी लिमिट तय करेंगे। y है तो y के उसमें आ जाएगा ये। चौथा जो पार्ट है सेम ऐसे ही, ठीक है। अच्छा, इसी के अंदर आप y माइनस के, अगर मान लो ये कोई लाइन ऐसे है y के रेस्पेक्ट, तो आप उसके परित कर लें तो भी ये ऐसे ही बनेगा, खाली यहाँ y माइनस के होल स्क्वायर डी एक्स बन जाएगा। फिर इसके अंदर अगला आता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवोल्यूशन, यानी कि
जो आपके पोलर वाले हैं ना, ये चीज़ जो है इसके अंदर है ना, पोलर वाले में r इक्वल टू एफ थीटा और ये थीटा इक्वल टू अल्फा टू थीटा इक्वल टू बीटा। और ये इस तरीके से अगर ये रिवॉल्व करे किसी उस लाइन के रेस्पेक्ट इनिशियल लाइन को, है ना, ये इसको उसमें इनिशियल लाइन कहेंगे। तो यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट v इक्वल टू पाई 2/3 r क्यूब साइन थीटा डी थीटा बन जाएगा अल्फा टू बीटा, यानी कि ये आपके अल्फा, ये आपके बीटा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो इस प्रकार से जो एक ठोस आकृति बनेगी, ठीक है ना, उसकी लेके आए तो ये जो आपके 2/3 r क्यूब साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा, पाई बाहर रह जाएगा, ठीक है। एंगल को मैं पता लगाना पड़ेगा लिमिट थीटा की, तो ये पता करने बाद ये फॉर्मूला अगर याद हो तो अपन आराम से इसके अंदर वैल्यू पुट की r की और हम आराम से कर पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर जो है एक और ख़ास बात कि अगर यहाँ पर ये सेम चीज़ आए, मान लो ये कहे, इसे मैं 5वां नंबर डाल दूँ, अगर ये थीटा इक्वल टू π/2 लाइन के अबाउट अगर इसको रिवॉल्व कराया जाए तो उस केस में ये फॉर्मूला आपके बन जाएगा v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टू बीटा 2/3 पाई r क्यूब साइन π/2 माइनस थीटा डी थीटा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या बन गया आपके कोस थीटा बन गया, ध्यान रखना है ना, मिस्टेक नहीं हो जाए। अल्फा टू बीटा और ये 2/3 पाई r क्यूब कोस थीटा डी थीटा। यहाँ से वो क्वेश्चन बना सकता है, आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसके अंदर वो लाइन देगा कि थीटा इक्वल टू π/2 लाइन के अबाउट अगर किसी कर्व को रोटेट कराया जाए, रिवॉल्व कराया जाए, तो उसका वॉल्यूम होगा। डायरेक्ट ऑप्शन होंगे। देखिए सीधा सीधा, क्योंकि यहाँ अपन साइन पढ़ रहे हैं, इस चीज़ को अगर ध्यान नहीं रखा तो मिस्टेक हो जाएगी। अगर यहाँ पर वो कह दे कि 6 वाली कंडीशन में कि अगर थीटा इक्वल टू कोई जैसे कोई गामा एंगल दे दे और इस लाइन इस एंगल के अबाउट अगर रिवॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा, v इक्वल टू अल्फा टू बीटा 2/3 पाई r क्यूब और ये जो हमारा साइन था उसी में आपको थीटा माइनस गामा डी थीटा करना होगा। ये इसके अंदर आपको चेंज आएगा। तो ये आपके जो मैंने 3-4 पैटर्न बताए, ठीक है, पोलर इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक के अंदर जो है तो टी वाले में, और अगर कोई लाइन ले ली जाए x इक्वल टू के परितः, तो हमारे पास में v इक्वल टू पाई x माइनस के, ये दो अलग अलग ध्यान रखें आप, dy और dx, क्योंकि जो लाइन ले रहे हो आप वो y एक्सिस के पैरेलल हो सकती है या फिर x एक्सिस के पैरेलल। ये हमारी जो लाइन है ये y एक्सिस के पैरेलल है, ये हमारे x एक्सिस के पैरेलल है। तो उस लाइन के अबाउट रिवॉल्व कराया जाए तो ऐसे केस में आपके वॉल्यूम इन फॉर्मूलों से निकलेगा। फिर ये वाला मैंने बताया सबसे इम्पोर्टेंट है, आप चाहें तो इस पाई को अंदर रख लें जैसा कि मैंने इसमें इधर रखा है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पाई भूल मत जाना, ठीक है ना। पाई 2/3 r क्यूब साइन थीटा डी थीटा, ये इसको अपन पोलर के लिए खास तौर से यूज़ करेंगे। इसमें r कोस थीटा r साइन थीटा पुट करने से ही ये बना है, ध्यान रखना। इसमें थोड़ा सा चेंज, जो परिक्रमण घनाकृति बन रही है उसके अंदर उसका गुरुत्व केंद्र g लिया है, सेंट्रोइड ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और उसके बेस पे इस फॉर्मूले को डिराइव किया है। तो आपको पूरा डेरिवेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल डायरेक्ट इसको याद रखना है और फॉर्मूले में इसको कैसे अप्लाई किया जाए ये हम देखेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया है। एक या दो चीज़ें और रह गई है, प्रोलेट स्फेरॉइड और ऑब्लेट स्फेरॉइड, यानी कि प्रोलेट, हिंदी वर्ड भी प्रोलेट ही ध्यान रखना, प्रोलेट दीर्घवृत्तज और ऑब्लेट दीर्घवृत्तज, यानी हम उसको दीर्घ अक्ष के परितः अगर किसी दीर्घवृत्त को और वो रिवॉल्व कराते हैं, दीर्घ अक्ष के परितः रिवॉल्व कराएंगे और इससे जो आपके घनाकृति बनेगी एक ठोस, जो
स्पेस बनेगा, वो शेप बनेगी, वो प्रोलेट स्फेरॉइड है। और अगर हम उसी दीर्घवृत्त को लघु अक्ष के परितः अगर हम इसको रिवॉल्व कराएं तो वो बनेगा आपके ऑब्लेट स्फेरॉइड। देखिए दोनों ही आयतन से संबंधित पार्ट है ना, वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ एनी लाइंस, यानी तो ये जो दोनों लाइनें इसी की है। और आपको इसको याद रखना होगा क्योंकि क्वेश्चन बनेगा कि अगर उसको दीर्घवृत्त को दीर्घ अक्ष के परितः रिवॉल्व करा जाए तो इससे बनी घनाकृति क्या होगी, प्रोलेट स्फेरॉइड, और लघु हो तो ओबलेट स्फेरॉइड। दोनों नाम अलग अलग लग रहे हैं, हिंदी इंग्लिश नाम प्रोलेट और ओबलेट ही आएगा, इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा और ये क्वेश्चन राइट हो। ध्यान रखना, एक बात बताना चाहूँगा, अब इन्होंने एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देने के बजाय उन्होंने उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड मेन थ्योरी अंदर से क्या है उस थ्योरी पर क्वेश्चन पूछने लगे। आजकल लंबी चौड़ी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, और इसलिए मैं इस चीज़ को आयतन को यूज़ करने से पहले मैं आपको ये सब पहले बताना चाह रहा हूँ। आपको इसको ठीक से स्टडी कर लेना चाहिए। इसके बाद में मैं जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन लूँगा कि क्वेश्चन आए तो हम कैसे करें। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से स्टडी कर लेने हैं, नोट्स बना लेने हैं, लर्न कर लेने हैं, याद कर लेने हैं। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, करना है कि और टाइम मिलेगा और हम करेंगे। जितना जो कुछ टाइम पे मिल गया वो आप करें। अब आपको आपका सेकंड ग्रेड का हर पार्ट जो है बिल्कुल मुस्तैदी से आपको CMPC चैनल पर मिलेगा। आप लगातार बने रहें, देखें, समझें, कोई भी टॉपिक मैं छोड़ूंगा नहीं। मैंने 70% कोर्स इस चैनल पर करा दिया है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अब जो बचा हुआ कोर्स में उसको बहुत जल्दी, मेरी कोशिश ये कि मैं जो बचा हुआ पार्ट्स है उसको मैं लगभग 1 महीने के अंदर इसको पूरा करने की कोशिश करूँगा, ताकि मुझे सितंबर और अक्टूबर 2 महीने, लगभग 1.5-2 महीने मुझे रिवीजन के लिए मिलेंगे, ताकि मैंने जो अभी तक करवा दिया है उन सब कोर्स में से, सारे कंटेंट में से फिर से मेन पार्ट कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और हम मैक्सिमम स्कोर कैसे कर सकें, वो पार्ट में लेकर के और रिवाइज करूंगा। फिर पेपर सोल्व करेंगे, जो पिछले पेपर हैं उन पेपर को मैं आपको बताऊंगा। पेपर में जो कंटेंट मैंने यहाँ से लिया है इसमें से कौन सा क्वेश्चन पूछा है, किस तरीके से पूछा है, आपको पता चल जाएगा, ताकि आप आने वाले इस सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम के अंदर या जो भी फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम दे रहे हैं, सेकंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड, दोनों में यही कोर्स हैं, सिलेबस सेम है, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो सभी के लिए ये पूरा ही फायदेमंद है, इसको देखना चाहिए और उसमें आप अच्छा स्कोर कर सको और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। ये मेरी कोशिश रहेगी। आप लगातार बने रहिए CMPC चैनल पर। इसी के साथ थैंक्स।